डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का टॉपिक स्टोक कर्ल थ्योरम, इस पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले व्याख्यान में मैंने गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में बताया था और उसके डिफरेंशियल फॉर्म बताई थी। तो आज मैं नेक्स्ट स्टोक कर्ल थ्योरम, इस पर अपना व्याख्यान शुरू करता हूँ। स्टोक का कर्ल प्रमेय। स्टोक का कर्ल प्रमेय क्या होता है, इसको समझने के लिए हम किसी सदिश क्षेत्र ए में एक क्षेत्रफल बंद पथ सी द्वारा परिबद्ध लेते हैं। ये अनेक बंद पथों डीसी द्वारा परिबद्ध मान सकते हैं। माना प्रत्येक क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले पथ के अनुदेश क्षेत्र का परिसंचरण या कर्ल वामवर्ती है। इसलिए किन्हीं दो क्षेत्रफल अल्पांशों के उभयनिष्ठ सीमा पर सदिश क्षेत्रों का रेखा समाकल परस्पर बराबर एवं विपरीत होता है, इसलिए उनका सम क्या होता है, 0 होगा। जैसे इस फिगर के अंदर मैंने यहाँ बंद जो प्रश्न सी ले लिया है, इसमें अल्पांश ये जो प्रश्न लिए हैं के एल एम एन, ये इस तरह के, और ये क्या हैं, छोटे छोटे अल्पांश हैं। तो यहाँ अर्थात के एल जो लाइन है, उसका जो लाइन रेखा समाकल है, अर्थात ए डॉट डी एल, उसका मान किसके बराबर होगा, वो एल के रेखा पर लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा, परंतु दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। इसलिए के इंटीग्रल और के टू एल ए डॉट डी एल इक्वल टू माइनस एल टू के ए डॉट डी एल विपरीत होगा। तो ऐसी स्थिति में अर्थात के एल ए डॉट डी एल प्लस एल के ए डॉट डी एल इक्वल टू 0 होगा। अतः बाह्य परिसीमा सी के अतिरिक्त सभी उभयनिष्ठ रेखाओं का रेखा समाकल योग 0 होगा। अतः सी के अनुदेश रेखा समाकल ए डॉट डी एल इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल ओवर डी एल ए डॉट डी एल, अर्थात सभी अल्पांशों पर जो रेखा समाकलन होगा उसके सम के योग के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 के द्वारा लिख सकते हैं। अब कर्ल की डेफिनेशन से, कर्ल की डेफिनेशन क्या है, कर्ल की डेफिनेशन हम इस इक्वेशन की सहायता से दे सकते हैं, बता सकते हैं, पहले देख चुके हैं। कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ए डॉट एन कैप इक्वल टू लिमिट डी ए टेंस टू 0 1 अपॉन डी ए इंटू इंटीग्रल ओवर लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ डी सी ए डॉट डी एल, या इसको मैं लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल डी सी ए डॉट डी एल इक्वल टू कर्ल ए डॉट एन कैप इंटू डी ए एन कैप क्षेत्रफल डी ए के लंबवत एकांक सदिश है। इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब चूंकि एन कैप डी ए इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर डी ए हो गया, इसलिए यहाँ जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ इंटीग्रल और डी सी ए डॉट डी एल इक्वल टू कर्ल ए डॉट डी ए, इसको इक्वेशन 2 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब समीकरण 2 को 1 में रखने पर, यहाँ जो समीकरण 2 है, समीकरण उसके अंदर 1 में रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंटीग्रल ओवर होल क्लोज पाथ सी
ए डॉट डी एल इक्वल टू सिग्मा कर्ल ए डॉट वेक्टर डी ए। अब यदि डी सी से परिबद्ध क्षेत्र डी ए टेंस टू 0 हो, यानी कि काफ़ी कम हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो गया, इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ सी ए डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रल ओवर होल सरफेस एस कर्ल ए डॉट डी ए। इसको इक्वेशन 3 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। अतः किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदेश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। यह स्टोक की कर्ल प्रमेय कहलाती है, जिसका मैथमेटिकल जो स्वरूप है इस इक्वेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ जो स्टोक थ्योरम है वो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के मध्य रिलेशन को स्थापित करती है। यह प्रमेय रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकल में या पृष्ठ समाकल को रेखा समाकल में परिवर्तित करने के उपयोग में आती है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर फील्ड्स। ये जो वेक्टर फील्ड्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन कई तरह से कर दिया जाता है। तो इनका मुख्य रूप से क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा, कैसे समझ सकते हैं, तो पहला फर्स्ट इसके अंदर लेते हैं। ये जो पहला है इसके अंदर ऐसे सदिश क्षेत्र जिनके कर्ल व डाइवर्जेंस दोनों के मान शून्य हों, कर्ल व परिनालकीय या असंपीड्य होते हैं। अर्थात वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो, ग्रेड 5 हो, कर्ल ए इक्वल टू कितना हो, 0 हो, व डाइवर्जेंस ए इक्वल टू कितना हो, 0 हो, जिससे डाइवर्जेंस इनटू ग्रेड 5 ग्रेडियंट 5 इक्वल टू 0, या डेल डॉट डेल 5 इक्वल टू 0 होगा, या डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह लाप्लास समीकरण कहलाता है। संकारक डेल स्क्वायर को लाप्लासियन कहते हैं। अर्थात डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अभी रुक जाओगा। सेकंड देखिए, यदि सदिश क्षेत्र में सदिश ए के कर्ल का मान 0 हो परंतु डाइवर्जेंस का मान 0 न हो, तो वे क्षेत्र अकर्ली परंतु संपीड या स्रोत युक्त होते हैं। अतः वेक्टर ए इक्वल टू ग्रेडियंट 5 या कर्ल ए इक्वल टू कर्ल इंटू ग्रेड 5 इक्वल टू 0, परंतु डाइवर्जेंस ए इज नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण स्वरूप विद्युत क्षेत्र में ई इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट 5, इसलिए कर्ल ई इक्वल टू क्या हुआ, 0, तथा डाइवर्जेंस ई इक्वल टू कितना हो गया, डेल डॉट डी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, जहाँ रो आवेश घनत्व है। अतः इस क्षेत्र के लिए डेल डॉट माइनस डेल 5 इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, या डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू माइनस रो अपॉन 5। यह समीकरण पाइसा समीकरण के नाम से जानी जाती है। तो ये कितना हो गया, ये 2 प्रकार। और नेक्स्ट देखिए 2 प्रकार और देख लेते हैं। तो किसी क्षेत्र के लिए कर्ल का मान 0 न हो परंतु डाइवर्जेंस का मान 0 हो, तो ऐसे जो होते हैं उनको कार्तीय या घूर्णी परंतु परिनालकीय होता है। अर्थात कर्ल ए
इज नॉट इक्वल टू 0, परंतु डाइवर्जेंस ए इक्वल टू 0। चुंबकीय क्षेत्र भी इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि डाइवर्जेंस भी इक्वल टू 0 परंतु कर्ल भी इक्वल टू म्यू इंटू जे ई प्लस जे सी। जहाँ जे ई व जे डी क्रम से चालन व विस्थापन धारा घनत्व को व्यक्त करता है। इसी तरह से जो चौथा प्रकार है, यदि सदिश क्षेत्र ए का कर्ल व डाइवर्जेंस दोनों शून्य नहीं होते हैं, अर्थात कर्ल ए इज नॉट इक्वल टू 0 और डाइवर्जेंस ए इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे क्षेत्र कर्लीय घूर्णी व स्रोत युक्त संपीडित होते हैं, अर्थात ई इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई तथा बी इक्वल टू कर्ल ए, फाई इक्वल टू विद्युत विभव व ए सदिश वेक्टर ए सदिश चुंबकीय विभव के रूप में होता है। तो इस तरह से यहाँ ये इनका क्लासिफिकेशन था। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।